साझेदार को जो राशि भुगतान करनी होती है जब वो अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो उसको कितना भुगतान करना है वो राशि ज्ञात करने के बाद में उसका भुगतान किया जाता है। और ऐसा भुगतान 3 तरीक़ों से किया जाता है। पहला तरीका है एकमुश्त लमसम, जिसमें एक साथ उसको पेमेंट कर दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। दूसरा तरीका है कि जिसमें उसको भुगतान है किस्तों में किया जाता है। जैसे किसी साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया और उसको क्या है 2 लाख रुपए का पेमेंट करना था। फर्म ने डिसाइड किया कि 2 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो क्या 4 समान किस्तों में करेंगे वार्षिक। तो 2 लाख में 4 का भाग दे देंगे, तो हर वर्ष उसको कितनी राशि का भुगतान करेंगे 50,000 रुपये। हर वर्ष उसको 50,000 रुपये का भुगतान करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे पहले वर्ष उसको 50,000 रुपये का भुगतान किया तो उसके साथ में शेष राशि है, यानी कि उस समय पर शेष राशि तो 1.5 लाख बचेगी, लेकिन पहली किस्त पर पूरे 2 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद में जब दूसरी किस्त 50,000 का पेमेंट करेंगे तो उसके साथ में फिर 1.5 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ब्याज की राशि कम होती जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो राशि हमने भुगतान नहीं की है वो राशि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मालूम चल जाता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कितना भुगतान करना है। कि जैसे प्रश्न में दे रखा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को 50,000 रुपये का भुगतान करना है, तो उसके पूंजी खाते का जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में। तो ये एंट्री कर देंगे इसकी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये एंट्री करेंगे जिस दिन वो अवकाश ग्रहण करता है और अगर हमने उसका भुगतान नहीं किया है तो वो राशि लोन मानी जाती है और बाद में किस्तों में उसका भुगतान करना है, तो ये एंट्री करेंगे। इसके बाद में वर्ष के अंत में उस राशि के ऊपर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे और ब्याज की राशि है वो भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो दूसरी एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। उसमें जितना इंटरेस्ट बढ़ता है उसका वो ब्याज की राशि है उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देंगे। और जब उसको भुगतान कर दिया जाएगा तो भुगतान करने पर हम तीसरी एंट्री करेंगे। तीसरी एंट्री है वो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक। ये 3 एंट्री। ये एंट्री केवल अवकाश ग्रहण करने के दिन एक बार होगी। इसके बाद में ये दोनों एंट्रियां वर्ष के अंत में होगी। हर वर्ष के अंत में ये 2 एंट्रियां होगी। कब तक, जब तक उस साझेदार को किस्तों का भुगतान किया जाता है। तो ये एंट्री याद रखनी है। सबसे पहले एंट्री जो मैंने बताई, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, पूंजी खाते का शेष लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है ब्याज कितना बढ़ता है उस ब्याज की राशि को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। और जब उसको भुगतान कर दिया जाएगा, जब भुगतान किया जाएगा तो किस्त और प्लस ब्याज दोनों राशि का भुगतान किया जाता है। तो जितनी राशि भुगतान की है उसकी एंट्री कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो इस एंट्री का ध्यान में रखना है। और इसके लिए आपके बुक में एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, 5वां जो इलस्ट्रेशन है। 4th इलस्ट्रेशन तक हम कर चुके हैं, तो 5वां जो इलस्ट्रेशन है वो देखो, इसके अनुसार हम कैसे करेंगे, एंट्रियों को ध्यान में रखना है। तो ये 5वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है कि बी 1 जनवरी 2014 को अवकाश ग्रहण करता है और उसके पूंजी खाते का समायोजित शेष 30,000 रुपये था। यानी कि उसको टोटल भुगतान कितना करना था, 30,000 रुपये, जो कैपिटल अकाउंट से मालूम चल गया। समायोजित शेष वही होता है जो बैलेंस शीट के नाम से दिखाया जाता है और जिसका भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में करना है। हमने डिसाइड किया कि 30,000 रुपये का जो पेमेंट है 3 वार्षिक किस्तों में करेंगे बराबर। तो 30,000 में 3 का भाग दे दिया, तो हर वर्ष उसको कितनी राशि का भुगतान करेंगे, 10,000 रुपये। किस्त की राशि, ब्याज अलग है। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने एंट्री बताई थी, अवकाश ग्रहण इसने कब किया है, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को अवकाश ग्रहण किया है तो इसके पूंजी खाते का शेष कितना था, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये की जो राशि है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, लोन अकाउंट में। जो मैंने एंट्री बताई थी वो पहली एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऋण खाता बना रहे हैं। और ऋण खाता जो बना रहे हैं, साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाला कौन है, बी। तो इसमें लिख देंगे बीज लोन अकाउंट। तो
हमने एंट्री के अंदर बीज लोन को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? कैपिटल का, बीज कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस है उसका कितना था? 23,000 रुपये। अवकाश ग्रहण कब किया है? 1 जनवरी 2014। सबसे पहले तो एंट्री अवकाश ग्रहण करने के दिन ये की थी, जिसमें कैपिटल का बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, सीआर साइड में दिखा दिया। अब वर्ष के अंत में 2 एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो ब्याज की एंट्री। देखो 30,000 रुपये की राशि है। अब पहली जो किस्त करेंगे वर्ष के अंत में, देखो 1 जनवरी को अवकाश ग्रहण किया, तो पहली किस्त का भुगतान है वो कब करेंगे? 31 दिसंबर 2014। दूसरी कब करेंगे? 31 दिसंबर 2015। और तीसरी करेंगे 31 दिसंबर 2016। तो जो पहली किस्त 31 दिसंबर 2014 को पेमेंट करेंगे, उस पर ब्याज कितनी राशि का लगेगा? 30,000। 30,000 का पेमेंट करेंगे, लेकिन उस पर ब्याज 30,000 का लगेगा। तो ब्याज की एंट्री करेंगे, तो मैंने दूसरी एंट्री बताई थी। और ब्याज की एंट्री मैंने क्या बताई थी? इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बीज लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स बी है, तो बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बीज लोन अकाउंट, तो बीज लोन को हमने क्रेडिट किया है। क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? इंटरेस्ट का। ये कब होगा? 31 दिसंबर को। अच्छा, ब्याज की राशि कितने पर लगेगी? 30,000 पर। तो ब्याज की जो दर है वो दे रखी 6%। तो 30,000 का 6% ब्याज है वो कितना होता है? 1800 रुपये। ये एंट्री करती दूसरी एंट्री के अनुसार। फिर तीसरी एंट्री जब उसको भुगतान करेंगे तो देखो 10,000 की तो मूल राशि है, क्योंकि 30,000 की हमने 3 किस्तें कर दी। 10,000 रुपये की मूल राशि, और उस पर ब्याज कितने समय का देंगे? ये कितनी राशि का देंगे? 30,000 का ब्याज कितना होता है? 1800 रुपये। 1800 रुपये ब्याज, तो टोटल राशि कितनी हो गई? 11,800। यानी कि उसको पहले वर्ष के अंत में हम कितना पेमेंट करेंगे? 11,800। 11,800 का जब पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? बीज लोन अकाउंट दिया टू कैश। बीज लोन को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? कैश का, टू कैश का। कितनी राशि का भुगतान कर दिया? 11,800। और भुगतान वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2014। तो देखो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो था 31,800। 31,800 में से 11,800 गई, तो आपके जो बैलेंस है वो कितना बचा? 20,000। 31 दिसंबर। ये जो बैलेंस सीडी बचा है, अगले वर्ष के प्रारंभ में बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो अगले वर्ष के प्रारंभ में 2015 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी कितनी राशि है? 20,000। ये हमने दिखा दिया। अब दूसरे वर्ष ब्याज जो लगाएंगे, अब कितनी राशि का लगाएंगे? 20,000 का, क्योंकि 10,000 पेमेंट कर चुके हैं 30,000 में से। तो 20,000 का 6% की दर से ब्याज कितना होता है? 1,200 रुपये। तो वर्ष के अंत में ब्याज किस साइड में दिखाएंगे? सीआर साइड में। 31 दिसंबर 2015 को बाई इंटरेस्ट 1,200 रुपये ब्याज हो गया। अब जब उसको भुगतान करेंगे वर्ष के अंत में, भुगतान करेंगे तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में, क्योंकि एंट्री हम क्या करते हैं? बीज लोन अकाउंट दिया टू कैश। तो लेजर के नियम के अनुसार बीज लोन को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका हो जाएगा? कैश का। 31 दिसंबर 2015। अब देखो 1,200 रुपये ब्याज और किस्त तो 10,000 रुपये की है, तो 10,000 और 1,200 कितने हो गए? 11,200 रुपये। 11,200 रुपये का पेमेंट करेंगे। तो टोटल देखो आपके इधर टोटल आ रहा है 21,200। 21,200 में से 11,200 हमने घटा दिए, तो शेष राशि है वो कितनी बची? 10,000। बैलेंस सीडी 10,000 वर्ष के अंत में। अब ये बैलेंस सीडी अगले वर्ष के प्रारंभ में बैलेंस बीडी हो जाएगा। 2016 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी कितना? 10,000। अब देखो 10,000 रुपये का बैलेंस बचा है, तो ब्याज भी हम किस पर लगाएंगे? 10,000 पर। और 10,000 पर 6% की दर से ब्याज है वो कितना होता है? 600 रुपये। तो वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को बाई इंटरेस्ट 600 रुपये। अब देखो ये किस्त बची है,
10,000 की किस्त और 600 रुपये ब्याज, तो टोटल राशि 10,600 का पेमेंट करेंगे तो इधर दिखा देंगे 2016 31 दिसंबर टू कैश के नाम से 11,600। अब देखो पूरा पेमेंट कर दिया, टोटल आपके बराबर हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। तो अगर साझेदार को किस्तों में भुगतान किया जाता है तो लोन अकाउंट जब बनाया जाता है तो इस प्रकार से बनाया जाता है। जब तक ये खाता तब तक बढ़ाएंगे जब तक सारी किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है। ब्याज की राशि है, जैसे जैसे भुगतान करते जाएंगे शेष जो बैलेंस बचेगा उसी पर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो है किस्त भुगतान पद्धति। इसके बाद में है इससे आगे एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। देखो अभी मैंने बताया था कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो देय राशि है अगर उसका भुगतान किस्तों में किया जाता है तो हम कैसे करते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में क्या है, जैसे जैसे हम किस्त का भुगतान करते रहते हैं ब्याज जो है शेष राशि पर लगाया जाता है, तो भुगतान की जाने वाली राशि है वो भी धीरे धीरे कम होती रहती है। किस्त की राशि तो समान रहती है लेकिन ब्याज की राशि उस पर कम होती जाती है। तीसरा मेथड है एन्युटी मेथड, जिसको हम एन्युटी सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं या एन्युटी भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि भुगतान इसमें भी किस्तों में किया जाता है लेकिन इस और ब्याज की राशि भी इसमें कैलकुलेट की जाती है, लेकिन इसमें जो भुगतान की जाने वाली जो राशि होती है वो निश्चित होती है। इसमें क्या राशि निश्चित कर दी जाती है कि उसको हर वर्ष मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक जो भी है भुगतान किया जाएगा, कितना किया जाएगा। जैसे 5,000, 6,000 या 8,000 हमने जो राशि निश्चित कर दी है उसको हर वर्ष या मासिक या त्रैमासिक जो भी है उसको उतनी ही राशि भुगतान की जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जबकि किस्त भुगतान पद्धति में क्या है, ब्याज की राशि धीरे धीरे कम होती रहती है, तो इसमें क्या है वो राशि निश्चित होती है। दूसरे, इस वार्षिकी विधि में इस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को तब तक भुगतान किया जाता है जब तक वो जीवित रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत। जब तक जीवित रहता है तब तक ही उसको भुगतान किया जाता है। जिस वर्ष उसकी मृत्यु हो जाती है फिर उसको भुगतान नहीं किया जाता, यानी कि उसके उत्तराधिकारियों को भी भुगतान नहीं किया जाता है। जीवित रहता है तब तक ही भुगतान किया जाता है। अगर कुछ किस्तों का भुगतान करने के बाद में साझेदार की मृत्यु हो गई है तो उसके खाते में जो भी बैलेंस है उसको शेष बचे साझेदार बांट लेते हैं अपने लाभ हानि के अनुपात में। किस्त भुगतान पद्धति में वार्षिकी विधि में यही अंतर है। तो ये आपके इस पैटर्न का छठा इलस्ट्रेशन है। छठे इलस्ट्रेशन में दे रखा है, इसमें 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और इसमें दे रखा है कि बी के द्वारा 31 मार्च 2012 को अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजनों के बाद पूंजी खाते का क्रेडिट शेष 25,000 रुपये दिखाया गया, यानी कि उसके पूंजी खाते का समायोजित शेष 25,000 है, यानी कि उसको कितना पेमेंट करना था, 25,000 रुपये। यह तय हुआ कि 10% दर पर 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जीवनोपरांत वार्षिकी दी जाए। इसमें निश्चित कर दिया गया कि उसको हर वर्ष कितना भुगतान किया जाएगा, 6,000 रुपये। राशि निश्चित हो गई। अब इसमें ब्याज अलग से नहीं जोड़ेंगे, अकाउंट जो बनाएंगे उसमें तो ब्याज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन भुगतान की जाने वाली राशि है वो 6,000 ही रहेगी, लेकिन वो भी कब तक करेंगे, जब तक वो जीवित रहेगा। इसमें आगे दे रखा है कि दूसरी वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद बी की मृत्यु हो जाती है। अब दूसरी जो वार्षिकी है उसका भुगतान करें, यानी कि 2 किस्तें दे दी उसके बाद में मृत्यु हो गई, तो फिर उसके बाद में उसके खाते में जो भी बैलेंस है उसको शेष बचे साझेदार बांट लेंगे अपनी लाभ हानि के अनुसार। तो इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है इसमें भी बी है, तो इसमें लिख देंगे बीज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या बीज एन्युटी अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूंजी खाते का जो शेष है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। तो देखो इसने अवकाश जो ग्रहण किया है 31 मार्च को किया है, तो वर्ष का जो प्रारंभ है अगले वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि 1 अप्रैल को हम इसमें दिखाएंगे 1 अप्रैल 2013। नाम इसमें है, पूंजी खाते का शेष है 25,000 का था, तो बाई कैपिटल अकाउंट या बीज कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। उसके पूंजी खाते में जो शेष है वो कितना था, 25,000 रुपये। ब्याज की राशि हम उसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। वर्ष के अंत में अब हम इस पर ब्याज लगाएंगे जो 31
31 मार्च 2012 है। हाँ, 31 मार्च 2012 है, तो 31 मार्च ये 1 अप्रैल 2012 जाएगा। अब इसमें ब्याज की जो राशि कैलकुलेट करेंगे वो वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत कब होगा? 2013 31 मार्च को। 31 मार्च 2013 को हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे, सीआर साइड में दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट। ब्याज कितनी राशि पर लगाएंगे? 25,000 पर। और जो ब्याज की जो दर है वो देखो इसमें देखिए 10%, तो 25,000 का 10% कितना होता है? 2500 रुपये। ये 2500 रुपये ब्याज होता है। लेकिन जो भुगतान की जाने वाली राशि है वो निश्चित है 6,000। भुगतान करेंगे तो उसको कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में, टू कैश या बैंक। आप कैश भी लिख सकते हो या बैंक भी लिख सकते हो, 6,000 रुपये। और इसका भुगतान कब कर रहे हैं? वर्ष के अंत में, 2013 31 मार्च 2013 को भुगतान किया है। तो अब टोटल लगा लो, इस साइड का टोटल है 27,500। 27,500 में से ये 6,000 घटा देंगे, शेष राशि है वो कितनी बची? 21,500। टू बैलेंस सीडी, टोटल हो गया आपके 27,500। अब अगले वर्ष के प्रारंभ, तो अगले वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2013 1 अप्रैल। इसको दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी। वर्ष के प्रारंभ का जो शेष होता है उसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाता है। तो कितना है? 21,500। और दूसरे वर्ष भी हमने भुगतान कर दिया है, क्योंकि मृत्यु कब हुई है? दूसरी किस्त का भुगतान करने के बाद। तो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है? 31 मार्च 2014। भुगतान कर दिया तो टू बैंक या कैश, एक ही चीज लिखनी है, क्योंकि अधिकतर हम पेमेंट क्या चेक से करते हैं, इसलिए हम बैंक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप बैंक लिख सकते हो। तो इसमें भुगतान हमने ये 6,000 रुपये का किया है, 6,000 रुपये। लेकिन हमने ब्याज नहीं जोड़ा है, पहले इसमें ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। 2014 31 मार्च 31 मार्च पूरे वर्ष का 21,500 का 10% ब्याज। तो 10% ब्याज कितना होता है? 2150 बाई इंटरेस्ट 2150। ये टोटल लगा लिया हमने 23,650। अब 23,650 में से हमने 6,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो अब जो बैलेंस है वो कितना बचा? तो 23,650 में से आपके 6,000 ये घटा दो आपके, तो 6,000 इसमें से घटा दिए तो कितने बचे आपके? 17,650। ये 17,650 का बैलेंस आ गया। अब इसमें प्रश्न में दे रखा है कि इसके बाद में साझेदार की मृत्यु हो गई है। साझेदार की जो मृत्यु हो गई है तो अब हम क्या करेंगे? इसी वर्ष ये 17,650 का जो बैलेंस बचा है, इस बैलेंस को हम क्या करेंगे? ए और बी दोनों में बांट लेंगे। इसमें ए और सी में, क्योंकि इसमें अवकाश जो ग्रहण किया गया है बी के द्वारा किया गया है, तो इसको शेष बचे साझेदार ए और सी बांट लेंगे। ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। 17,650 को दोनों बांटेंगे, लेकिन किस अनुपात में बांटेंगे? देखो प्रश्न के अंदर अनुपात नहीं दे रखा है, तो ये दोनों बराबर बांट लेंगे। 17,650 को दोनों बराबर यानी कि इक्वल रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि आगे हमारे को खाता नहीं बनाना है और इसका भुगतान करने के तुरंत बाद में बी की मृत्यु हो गई है, इसलिए इसके खाते में जो बैलेंस था 17,650, इसको शेष बचे साझेदार, शेष बचे साझेदार आपके ए और सी दोनों बांट लेंगे बराबर। इस प्रकार से एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं? खाता हम ठीक उसी प्रकार से बनाते हैं जैसे किस्त भुगतान पद्धति का बनाते हैं, और ब्याज भी हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें दो अंतर है। एक तो भुगतान की जाने वाली जो राशि होती है निश्चित होती है, जबकि किस्त में क्या होता है? ब्याज की राशि उसमें कम होती जाती है। दूसरे, तब तक भुगतान किया जाता है इसमें जब तक साझेदार जीवित रहता है, मृत्यु होने के बाद में फिर भुगतान नहीं किया जाता है। तो ये मैंने आपको क्या है किस्त भुगतान पद्धति और
वार्षिकी विधि एन्युटी मेथड के 2 इलस्ट्रेशन बताए थे। इन दोनों को करने के बाद में आगे आपके बुक में पेज नंबर 103 पर आपके 7वां इलस्ट्रेशन दे रखा है। ये जो 7वां इलस्ट्रेशन दे रखा है ये आपको सोल्व करना है। इसमें किस्त भुगतान पद्धति और वार्षिकी विधि के दोनों मेथड के इसमें सोल्व कर रखे, ये आपको सोल्व करना है।